हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखने जा रहे हैं पहला शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो कि है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं एफसीएफएस। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने देखा कि सीपीयू शेड्यूलर क्या होता है। सीपीयू शेड्यूलर को हम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी बोलते हैं और उसके काफी सारे शेड्यूलिंग अलग अलग एल्गोरिदम है। सीपीयू शेड्यूलर क्या करता है, हमारी मेन मेमोरी में काफी सारी प्रोसेस है, उनमें से किसी एक प्रोसेस को वो सीपीयू देता है। अब ये डिसीजन काफी अलग अलग एल्गोरिदम के बेस पे से लिया जाता है। उसमें अगर हम एल्गोरिदम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की कैटेगरी डिफाइन करें तो दो मेन कैटेगरी है। एक तो होती है नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम्स, दूसरे होते हैं प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम्स। नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम्स ऐसे एल्गोरिदम्स हैं जो प्रोसेस को एक बार सीपीयू देते हैं, उसके बाद प्रोसेस के पास से ले नहीं सकते हैं जब तक प्रोसेस अपने आप नहीं देती। प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम ऐसे है कि अगर हमने प्रोसेस को सीपीयू दिया तो हम जब चाहे प्रोसेस के पास से सीपीयू वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारी कहानी हमने लास्ट सेशन में देखी थी। अब आज के सेशन में, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या होता है। एग्जांपल के साथ इसे समझने की कोशिश करेंगे। चले, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है, ये शेड्यूलिंग डिसीजन कौन से बेसिस पे लेता है। तो दोस्तों, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम का शेड्यूलिंग डिसीजन जो है, शेड्यूलिंग So this scheduling decision is based on arrival time, जिसको शॉर्ट में हम AT बुलाते हैं, राइट। सो इट टेक्स scheduling decision based on arrival time of processes। दोस्तों, आपको हर एक प्रोसेस का अराइवल टाइम दिया गया होगा और बस टाइम दिया गया होगा। अराइवल टाइम क्या है कि भी प्रोसेस कौन से टाइम पे हमारी मेन मेमोरी में आई। तो ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है वो क्या बोलता है, जो प्रोसेस पहले मेरी मेन मेमोरी में आई है उसको पहले सीपीयू मिलेगा, और उसको अगर सीपीयू मिल गया तो वो जब सीपीयू का यूज खत्म करेगी, सीपीयू हमें वापस देगी, तब जाकर के मैं दूसरी प्रोसेस को चेक करने जाऊंगा। तो उसके बाद जो प्रोसेस आई है मेरी मेन मेमोरी में सबसे पहले, उसको मैं प्रोसेसर दूंगा। तो ये मैं करता जाऊंगा। सो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन द टाइम एट विच प्रोसेस अराइव्स एंड दैट इज नथिंग बट द अराइवल टाइम। तो इसके बेस पे से शेड्यूलिंग डिसीजन लिया जाता है। अब चलिए देखते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसके ऊपर थोड़ी और बातें करेंगे। चलिए, तो मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए दोस्तों, आपको ये चार प्रोसेसेस दी गई है, प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4। प्रोसेस P1 का अराइवल टाइम है 2, P2 का अराइवल टाइम है 0, P3 का अराइवल टाइम है 3 और P4 का अराइवल टाइम है 5, और उनके बस टाइम है रिस्पेक्टिवली 4, 7, 5 एंड 4। बस टाइम क्या होता है भाई, इस प्रोसेस को, मान लीजिए P1 का बस टाइम 4 है, तो इसका मीनिंग ये होता है कि भाई P1 प्रोसेस को सीपीयू एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब सीपीयू में एग्जीक्यूट होने के लिए 4 सेकेंड या मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, आपको जो भी यूनिट दिया गया हो, या यूनिट नहीं दिया गया है तो लेट अस से 4 यूनिट चाहिए, राइट। 4 यूनिट टाइम इज रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस P1 फॉर सीपीयू। ठीक है, चलिए, तो अब मैं हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है, ये सीपीयू शेड्यूलर कैसे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम रन करेगा और कैसे शेड्यूलिंग करेगा, कौन सी प्रोसेस को पहले कौन सी को बाद में, ये कैसे होगा, इस एग्जांपल के लिए चलिए देखते हैं। अब दोस्तों, आपको ये एग्जीक्यूट करना है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा एक गंट चार्ट बना लीजिए, राइट। सो लेट अस से दिस इज द गंट चार्ट ऑफ दिस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, एंड यहां पर एक्स एक्सिस में मैं आपको टाइम लाइन दिखा रहा हूं, राइट। तो ये जो चीज है, प्रोसेस अराइवल टाइम, बस टाइम, ये मुझे इनपुट में दी गई है और हमें कैलकुलेट करना है कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। क्या होते हैं ये हमने लास्ट वीडियो सेशन में देखा है। अगर वो लास्ट वीडियो सेशन आपने नहीं देखा है तो मेरी विनती है आप एक बार उसे देख लीजिए, तब जाकर के आपको यहां पर पता चलेगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो अब सबसे पहले मैं अभी 0 टाइम पे हूं, राइट। तो अभी कौन सी प्रोसेस मेरी रैम में, मेरी मेन मेमोरी में पड़ी हुई है, अभी प्रोसेस P2 है, राइट। सिर्फ प्रोसेस P2 है, क्योंकि P1 तो 2 सेकेंड के बाद आती है, P3 3 पे आती है और P4 5 पे आती है। तो अभी प्रोसेस P2 है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम सबसे पहले प्रोसेस P2 को शेड्यूलर दे देगा, सबसे पहले प्रोसेस P2 को सीपीयू दे देगा, राइट, प्रोसेसर दे देगा। चलिए, तो यहां पर है प्रोसेस P2, उसको प्रोसेसर मिल चुका
और प्रोसेस P2 7 यूनिट तक रन करेगी और उसके बाद प्रोसेसर छोड़ेगी। ठीक है, अब 7 टाइम यूनिट पे आप देख लीजिए, 7 टाइम यूनिट पे मेरी मेन मेमोरी में प्रोसेस P1 भी आ चुकी है, P3 भी आ चुकी है और P5 भी आ चुकी है। लेकिन उन तीनों में से सबसे पहली कौन आई है? उन तीनों में से सबसे पहले आई है P1, उसके बाद आई है P3 और उसके बाद आई है P4। तो प्रोसेस P2 ने जैसे ही प्रोसेसर रिलीज किया, मेरा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम किसको सीपीयू देगा? P1 को देगा। क्यों? क्योंकि उसका अराइवल टाइम P3 और P4 से पहले है, राइट? तो अब प्रोसेस P1 को सीपीयू मिलेगा, तो यहां से प्रोसेस P1 रन करेगी और वो उसको कितने टाइम यूनिट चाहिए? उसको 4 टाइम यूनिट चाहिए। तो 7 से लेकर के 11 तक प्रोसेस P1 सीपीयू यूज करेगा। जैसे ही प्रोसेस P1 ने सीपीयू रिलीज किया, राइट, तो मेरे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम के लिए अभी मेन मेमोरी में सिर्फ 2 प्रोसेस है, P3 एंड P5। किसको सीपीयू मिलेगा? P3 को मिलेगा, क्योंकि उसका अराइवल टाइम P4 से पहले है। P3 पहले आई थी और उसके बाद P4 आई थी, तो अब प्रोसेसर मिलेगा P3 को। P3 को सीपीयू के कितने टाइम यूनिट चाहिए? 5 टाइम यूनिट के लिए सीपीयू चाहिए। तो 11 से 16 तक P3 प्रोसेस सीपीयू को यूज करेगी और जब P3 सीपीयू को रिलीज करेगी, हमारी मेन मेमोरी में सिर्फ एक ही प्रोसेस बची हुई है, जो कि है प्रोसेस P4। उसको सीपीयू मिलेगा और वो 4 टाइम यूनिट के लिए प्रोसेसर को यूज करना चाहती है। तो यह है मेरी प्रोसेस P4 और 16 से लेकर के 20 टाइम यूनिट तक मेरी प्रोसेस सीपीयू को रन करेगी। तो हो गई बात खत्म। P1, P2, P3, P4 चारों के टर्न आ गए और इस तरह से यह एग्जीक्यूशन हुआ। चलिए अब कंप्लीशन टाइम ढूंढते हैं। अब दोस्तों कंप्लीशन टाइम क्या होगा? कंप्लीशन टाइम क्या होता है? द टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट्स। कौन से टाइम पे प्रोसेस कंप्लीट होती है, दैट टाइम इज नथिंग बट कंप्लीशन टाइम। अब P1 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम, P1 प्रोसेस कौन से टाइम पे कंप्लीट होती है? P1 प्रोसेस आप देखिए यहां पर 11 टाइम यूनिट पे कंप्लीट होती है, तो P1 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम हुआ 11। P2 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम क्या होगा? P2 प्रोसेस कौन से टाइम पे कंप्लीट हुए? आप देख लीजिए 7 पे कंप्लीट हुई, तो P2 का कंप्लीशन टाइम हुआ 7। P3 कौन से टाइम पे कंप्लीट होती है? P3 कंप्लीट होती है 16 टाइम यूनिट पे, तो P3 का कंप्लीशन टाइम हुआ 16। एंड P4 कंप्लीट होती है 20 टाइम यूनिट पे, तो इसका कंप्लीशन टाइम यूनिट हुआ 20, राइट? सो कंप्लीशन टाइम इज द टाइम एट विच प्रोसेस एंड्स, प्रोसेस टर्मिनेट्स, राइट? चले अब उसके बाद ढूंढते हैं टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? इट इज नथिंग बट कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। मतलब प्रोसेस जब मेरी मेन मेमोरी में आई तब से लेकर के उसको खत्म होने के लिए, उसको टर्मिनेट होने के लिए कितने टाइम यूनिट लगते हैं, दैट इज नथिंग बट टर्न अराउंड टाइम। एंड टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो प्रोसेस P1 का टर्न अराउंड टाइम कितना होगा? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, दैट इज 11 माइनस 2, तो वो होगा 9। P2 का क्या होगा? 7 माइनस 0, दैट इज 7। P3 का क्या होगा? 16 माइनस 3, दैट इज 13। और P4 का होगा 20 माइनस 5, दैट इज 15। तो सबका टर्न अराउंड टाइम भी मिल चुका, राइट? इसका मीनिंग क्या है? मान लीजिए हम प्रोसेस P3 की बात करते हैं, तो P3 जब मेरी मेन मेमोरी में आई तब से लेकर के उसको कंप्लीट होने के लिए 13 टाइम यूनिट चाहिए, उसको 13 टाइम यूनिट लगा, टाइम या 13 सेकेंड लगा, चलिए सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है? तो आप देखिए P3 कब आई थी मेरी मेन मेमोरी में? P3 आई थी 3 सेकेंड पे P3 आई थी और वो कंप्लीट हुई 16 सेकेंड पे। तो 16 माइनस 3, दैट इज 13 टाइम यूनिट। 13 सेकेंड इज अ टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रोसेस P3, राइट? नेक्स्ट इज वेटिंग टाइम। व्हाट इज वेटिंग टाइम? द amount of time process waits in the ready queue, the amount of time process waits in the main memory, that is nothing but waiting time. And waiting time आपको क्विकली कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? वेटिंग टाइम इज नथिंग बट टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। क्योंकि टर्न अराउंड टाइम क्या है? प्रोसेस आई और खत्म हुई, इसके बीच का पूरा टाइम। अब प्रोसेस आई और खत्म होती है, इसके बीच में मेरी प्रोसेस प्रोसेसर का यूज भी करेगी और वेट भी करेगी। तो जब प्रोसेसर का यूज कर रही है वो टाइम हम वेटिंग टाइम में नहीं लिखेंगे, राइट? तो टोटल टर्न अराउंड टाइम में से मैं बस टाइम निकाल दूं तो बाकी जो बचता है उतने टाइम के लिए मेरी प्रोसेस वेट कर रही है रेडी क्यू में, राइट? सो दैट इज व्हाट वी वांट टू फाइंड। सो वेटिंग टाइम इज नथिंग बट
टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो प्रोसेस P1 का वेटिंग टाइम क्या हुआ, 9 माइनस 4 दैट इज 5, P2 का 7 माइनस 7 0, P3 का 13 माइनस 5 दैट इज 8 एंड P4 का 15 माइनस 4 दैट इज 11। अब इसको मैं दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए P1 का मुझे वेटिंग टाइम ढूंढना है, तो आप समझिए P1 प्रोसेस कौन से टाइम पे मेरी मेन मेमोरी में आई है, 2 टाइम यूनिट पे, और उसको हमने CPU कब दिया, 7 को दिया। तो 2 से लेकर के 7 टाइम यूनिट तक मेरी P1 प्रोसेस मेन मेमोरी में पड़ी रही वेटिंग मोड में। सो 7 माइनस 2 इज नथिंग बट 5। प्रोसेस P2 आई थी कब, 0 टाइम पे, और 0 टाइम पे ही हमने उसको CPU दे दिया, तो P2 का वेटिंग टाइम हो गया 0। P3 आई थी कब, P3 आई थी 3 टाइम यूनिट पे, और उसको प्रोसेसर हमने दिया 11 टाइम यूनिट पे, तो 11 माइनस 3 कीजिए दैट इज 8। और P4 आई थी कब, P4 आई थी 5 टाइम यूनिट पे, उसको प्रोसेसर हमने दिया 16 पे, तो 16 माइनस 5 दैट इज 11। तो इस तरीके से भी हम वेटिंग टाइम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या है, मेरी प्रोसेस सबसे पहला रिस्पॉन्स कब जनरेट करती है, राइट मेरी प्रोसेस सबसे पहला रिस्पॉन्स कब जनरेट करती है, आफ्टर इट अराइव्स इन द मेन मेमोरी। मतलब मेरी प्रोसेस मेन मेमोरी में आने के बाद सबसे पहला रिस्पॉन्स कब जनरेट करती है, दैट इज व्हाट द रिस्पॉन्स टाइम इज। तो प्रोसेस P1 का रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, प्रोसेस P1 सबसे पहला रिस्पॉन्स जनरेट करती है 7 टाइम यूनिट पे, और वो आई थी 2 टाइम पे, राइट। तो उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या हुआ, 5। वो आई थी 2 टाइम पे और सबसे पहला रिस्पॉन्स उसने जनरेट किया 7 टाइम पे, सो उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा दोस्तों, 5। P2 आई थी 0 टाइम यूनिट पे, और सबसे पहला रिस्पॉन्स P2 ने जनरेट किया 0 टाइम यूनिट पे, सो 0 माइनस 0 दैट इज 0। P3 आई थी कौन से टाइम यूनिट पे, 3 पे, और सबसे पहला रिस्पॉन्स उसने जनरेट किया 11 टाइम यूनिट पे, सो 11 माइनस 3 इज 8। नेक्स्ट प्रोसेस P4 आई थी 5 टाइम यूनिट पे, और सबसे पहला रिस्पॉन्स उसने जनरेट किया 16 टाइम यूनिट पे। सबसे पहली बार उसको जब प्रोसेसर मिलता है, माइनस अराइवल टाइम ये करता है, तो रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, सो दैट इज नथिंग बट 16 माइनस 5 दैट इज 11। दोस्तों फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम में वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम ही होगा, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। लेकिन जब प्रीएम्प्टिव होता है तो वेटिंग टाइम रिस्पॉन्स टाइम चेंज होता है, वो देखेंगे हम, राइट। चलिए, तो ये सारी कहानी होगी, हमने सारी चीजें ढूंढ ली। अब दोस्तों नॉर्मली हम किसी एल्गोरिदम की कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो वी यूजुअली कॉन्सेंट्रेट ऑन, और वी यूजुअली आर इंटरेस्टेड इन एवरेज टर्न अराउंड टाइम, और एवरेज वेटिंग टाइम, और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। तो चलिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होता है ढूंढ लेते हैं। तो इसका टोटल क्या होगा, चलिए 9 + 7 16, 16 + 13 29, 29 + 10 39, 39 + 5 दैट इज 44, राइट। इसका टोटल क्या होगा, 11 + 8 19, 19 + 5 24, इसका भी टोटल होगा 24। अब इसका मुझे इसकी एवरेज निकालनी है। सो एंड हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर, टोटल 4 प्रोसेस आर देयर, सो आई विल डिवाइड इट बाय 4। सो व्हेन आई डिवाइड इट बाय 4, द आंसर विच आई गेट इज 11, डिवाइड बाय 4 द आंसर विच आई गेट इज 6, डिवाइड बाय 4 द आंसर विच आई गेट इज 6। तो ये जो एल्गोरिदम, ये जो पूरी प्रोसेसेस है, ये जो एग्जाम्पल है, ये सिनेरियो है, इसके लिए अगर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम यूज करते हैं तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम होता है 11, एवरेज वेटिंग टाइम इज 6 एंड एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इज 6। So this is how we can solve the question which has been given using first come first serve algorithm. यहां पर ध्यान ये रखना है कि जो प्रोसेस पहले आई है उसका एग्जीक्यूशन पहले होगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल देते हैं। नेक्स्ट इज, मेरे पास यहां पर 3 प्रोसेस है P1 P2 P3, और तीनों का अराइवल टाइम है 0। तीनों का अराइवल टाइम है 0। P1 का बस टाइम है 27, P2 का 3 और P3 का 4। अब दोस्तों मान लीजिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है और किसी 2 प्रोसेस का अराइवल टाइम आपको सेम दिया गया है, तो आप दोनों में से किसी भी प्रोसेस को पहले सीपीयू दे सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। दोनों में से किसी भी प्रोसेस को हम सीपीयू दे सकते हैं। यहां पर तीनों प्रोसेस सेम टाइम पे आई है, तो मैं तीनों में से किसी भी प्रोसेस को पहले सीपीयू दे सकता हूं। चलिए, तो हम
यहां पर सबसे पहले P1 को देते हैं, फिर मैं देता हूं P2 को और फिर मैं देता हूं P3 को। चलिए तो देखते हैं क्या कहानी होती है। चलिए तो मैं क्या करूंगा, आई विल क्रिएट अ गन चार्ट, राइट। चलिए और मैं यहां पर लेता हूं, सबसे पहले मैं P1 को दूंगा 0 टाइम यूनिट पे। मेरे पास मेन मेमोरी में P1 भी है, P2 भी है, P3 भी है। मैं P1 को देता हूं प्रोसेसर, तो P1 यहां पर रन करेगी और 0 से 27 टाइम यूनिट तक वो रन करती है और वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद मेरा प्रोसेसर P2 को, मतलब मेरा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम P2 को प्रोसेसर देता है। तो P2 27 से शुरू करके उसको 3 टाइम यूनिट चाहिए, तो वो 30 तक रन करेगी। और उसके बाद P3 30 से लेकर के उसको 4 यूनिट चाहिए, तो 34 तक P3 रन करेगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा गन चार्ट। अब उसके ऊपर से चलिए ये सारी बाकी की चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं, थोड़ा क्विक करेंगे। चलिए, कंप्लीशन टाइम, प्रोसेस P1 कब कंप्लीट होती है, 27 को, तो इसका कंप्लीशन टाइम 27। P2 कब कंप्लीट होती है, P2 कंप्लीट होती है 30 पे, तो इसका होगा 30 पे। और P3 कब खत्म होती है, P3 होती है 34 पे, सो दैट विल बी 34। टर्न अराउंड टाइम इज नथिंग बट कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब चूंकि यहां पर सारी प्रोसेस का अराइवल टाइम इज 0, सो टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम। तो मेरा टर्न अराउंड टाइम यहां पर रहेगा 27, 30, 34। मेरा वेटिंग टाइम क्या रहेगा दोस्तों, वेटिंग टाइम P1 प्रोसेस का वेटिंग टाइम क्या रहेगा, वेटिंग टाइम इज नथिंग बट टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, राइट। तो 27 माइनस 27 0, 30 माइनस 3 27, and 34 minus 4, that is 30. So this is waiting time. And what would be the response time? प्रोसेस मेन मेमोरी में आने के बाद सबसे पहला रिस्पॉन्स कब जनरेट करती है, तो प्रोसेस P1 0 टाइम पे आई थी, 0 टाइम पे ही उसने रिस्पॉन्स जनरेट किया, सो दैट वुड बी 0। प्रोसेस P2 0 टाइम यूनिट पे आई, लेकिन सबसे पहला रिस्पॉन्स उसने जनरेट किया 27 टाइम यूनिट पे, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम रहेगा 27। एंड सिमिलरली प्रोसेस P3 का रिस्पॉन्स टाइम रहेगा 30। ठीक है, चलिए अब टोटल करते हैं, एवरेज सबकी निकालते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम की एवरेज क्या मिलेगी, 7 + 4 11, यहां पर 1, 3 + 3 6, 6 + 2 is 8, 8 + 1 is 9, so this is 91, this is 57 and this is also 57, राइट। अब मेरे पास यहां पर 3 प्रोसेस है, so if I divide it by 3, then approximately here my answer would be 30, right? Approximately 30 is the turnaround time. The waiting time is approximately 57 divided by 3, that is nothing but 19. 57 divided by 3, that is nothing but 19. तो यहां पर एवरेज वेटिंग टाइम हुआ 19, यहां पर रिस्पॉन्स टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम इज 19 एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज 30। अब दोस्तों यहां पर आप देखिए तीनों प्रोसेस सेम टाइम पे आई थी। मैंने प्रोसेस P1 को पहले प्रोसेसर दिया, फिर P2 को, फिर P3 को। अब इसके बदले मैं उल्टा करता हूं, मान लीजिए मैं सबसे पहले प्रोसेसर P2 को देता हूं, फिर P3 को देता हूं और फिर P1 को देता हूं, तो क्या होता है चलिए देखते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं पहले अब P2 को देना चाहता हूं, फिर P3 को और फिर P1 को मैं दे सकता हूं, क्योंकि तीनों का अराइवल टाइम सेम है। चलिए तो ये मैं करता हूं तो क्या होता है देखते हैं। सो सेम एग्जांपल, लेट अस कंटिन्यू। चलिए तो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं P2 को देता हूं प्रोसेसर। तो P2 0 से लेकर के उसको 3 टाइम यूनिट चाहिए, तो 3 पे वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं P3 को देता हूं, P3 7 पे खत्म हो जाएगी। और उसके बाद मैं P1 को देता हूं और P1 7 से लेकर के 27 दैट इज 34 तक रन करेगी। ठीक है, अब ये बन जाने के बाद चलिए अब कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। तो प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम वुड बी 34, P2 का कंप्लीशन टाइम होगा 3 और P3 का कंप्लीशन टाइम होगा 7। लेट अस टॉक अबाउट टर्न अराउंड टाइम। अब टर्न अराउंड टाइम इज नथिंग बट कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, एंड सिंस अराइवल टाइम इज 0, टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम। तो यहां पर 34, 3 और 7 ही रहेगा। चलिए वेटिंग टाइम की बात करते हैं। वेटिंग टाइम इज नथिंग बट टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो प्रोसेस P1 का वेटिंग टाइम क्या रहेगा, 34 माइनस 27 दैट इज 7। प्रोसेस P2 का क्या रहेगा, 3 माइनस 3 दैट इज 0।
एंड प्रोसेस P3 का क्या रहेगा 7 - 4 दैट इज 3, राइट। एंड द रिस्पॉन्स टाइम वुड बी, प्रोसेस P1 का रिस्पॉन्स टाइम क्या रहेगा, वो 0 पे आई थी और सबसे पहला रिस्पॉन्स 7 पे जनरेट किया। यहां पर रिस्पॉन्स टाइम भी वेटिंग टाइम जितना ही होगा 7, 0 और 3। अब चलिए एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम की बात करते हैं। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम यहां पर क्या होगा दोस्तों, 7 + 3 इज 10, 10 + 34 इज 44, इसका टोटल होगा 10 और इसका भी टोटल होगा 10। Now if I want to find out average, I need to divide all of them by 3. So यहां पर 44 divided by 3 approximately हमें क्या मिलेगा, 14 point something, yeah, 14.8 something like that. 10 divided by 3, so that is nothing but 3.33, and similarly 10 divided by 3 is 3.33. अब आप देखें यहां पर दोस्तों, ये इससे अगला वाला, इससे पहले हमने जो किया था, यहां पर मेरा एवरेज टर्न अराउंड टाइम था 30, जबकि यहां पर एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो गया 14.8। इट इज ऑलमोस्ट हाफ हो चुका, इंप्रूवमेंट हुआ। वेटिंग टाइम की बात करते हैं, यहां पर वेटिंग टाइम क्या था 19 टाइम यूनिट्स और रिस्पॉन्स टाइम भी क्या था 19 टाइम यूनिट्स, जबकि यहां पर वो कम होकर के सीधा 3.33 टाइम यूनिट्स हो गया, वेटिंग टाइम भी और रिस्पॉन्स टाइम भी। ऐसा जादू कैसे हुआ? अब कहानी तो सेम ही है, मैंने सेम ही प्रोसेस, लेकिन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस चेंज किया हमने। दोस्तों यहां पर ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है, इसमें हमने जो शॉर्टर प्रोसेस थी, जिसको कम टाइम यूनिट चाहिए था सीपीयू का, उसको हमने पहले रन किया, तो उसके पीछे वाली जो प्रोसेसेस थी उसका वेटिंग टाइम कम हो गया, उसका रिस्पॉन्स टाइम भी कम हो गया और इसलिए हमें ये कम मिला। जबकि यहां पर हमने सबसे लंबी प्रोसेस 27 P1 उसको सबसे पहले रन किया, तो 27 तक तो मेरी बाकी की सारी प्रोसेस वेटिंग मोड में चली रहेगी, तो बाकी सारी प्रोसेस का वेटिंग टाइम भी बढ़ गया, रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ गया। एंड दिस इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एंड इसे दोस्तों बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? आप लिमिटेशन बोलिए या जो भी बोलिए, अगर सो व्हाट इट इज नथिंग बट कॉन्वॉय इफेक्ट। एंड कॉन्वॉय इफेक्ट इज नथिंग बट शॉर्टर प्रोसेसेस behind longer processes. शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट वाली प्रोसेस पीछे है, उसका अराइवल टाइम पीछे है, लेकिन लॉन्ग सीपीयू बर्स्ट वाली प्रोसेस आगे है, उसका अराइवल टाइम पहले है। और चूंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो मेरा एवरेज टर्न अराउंड टाइम बहुत बढ़ जाएगा, मेरा एवरेज वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम बहुत बढ़ जाएगा। एंड दिस इज कॉन्वॉय इफेक्ट एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम कॉन्वॉय इफेक्ट। नेक्स्ट थिंग दोस्तों, क्या यहां पर स्टारवेशन होगा? अब स्टारवेशन का मीनिंग क्या होता है? भूखमरा, मतलब किसी को, राइट, दुष्काल जिसे बोलते हैं, किसी को खाना नहीं मिले फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज स्टारवेशन। और यहां पर स्टारवेशन क्या है? किसी प्रोसेस को आप सीपीयू ही ना दो, मतलब कोई प्रोसेस मेन मेमोरी में कब की आकर पड़ी हुई है, लेकिन उसको आप सीपीयू नहीं देते हो, उसके बाद आने वाली प्रोसेस को दे देते हो, बाकी सारी प्रोसेस को देते हो, लेकिन इस प्रोसेस को नहीं देते हो, तो इस प्रोसेस के लिए स्टारवेशन हो गया, ऐसा बोलते हैं। नाउ जस्ट टेल मी वेदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम स्टारवेशन। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम अराइवल टाइम के बेस पे से सीपीयू का अलोकेशन करता है, तो जो प्रोसेस पहले आई है उसे सीपीयू मिलेगा, वो खत्म हो गई, फिर उसके बाद आने वाली प्रोसेस को मिलेगा, वो खत्म हो गई, उसके बाद आने वाली प्रोसेस को मिलेगा। तो कभी ना कभी इस प्रोसेस को सीपीयू मिलना ही है। सो दिस इज अ गुड न्यूज, राइट? सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम डज नॉट सफर फ्रॉम starvation, and since it is not suffering from starvation, we can say this algorithm is fair, or we can say
द फेयरनेस इज अचीव्ड इन दिस एल्गोरिदम, दैट इज अ गुड न्यूज, राइट? सो दिस इज फर्स्ट कम फर्स्ट एल्गोरिदम। और इसका एडवांटेज, दूसरा एडवांटेज ये है सिंप्लिसिटी। भाई बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, इट इज वेरी सिंपल, राइट? चलिए, तो ये था दोस्तों फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम। नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा एल्गोरिदम समझेंगे। थैंक यू।